रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में मैं हमारे चैनल के माध्यम से पठन पाठन करने वाले सभी व्यूअर्स एवं सभी सब्सक्राइबर छात्र छात्राओं का पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, कक्षा 12वीं के बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए एग्जाम आइडिया संबंधित कॉन्सेप्ट चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम केवल और केवल बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी आपको करा रहे हैं। इसके अंतर्गत बच्चों उपसय संयोजी यौगिकों का अध्याय चल रहा था। अभी वर्तमान में दतिया के एमपी के बहुत से बच्चे, एमपी चूंकि मैं एमपी से बिलोंग करता हूं, मैं दतिया का मूल निवासी हूं, तो वहां से भी बहुत से बच्चे जुड़ गए हैं। मैं उन बच्चों से भी कहना चाहता हूं, बच्चों मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, यदि आप लगातार इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई करेंगे तो निश्चित ही बोर्ड एग्जाम में आपके बहुत अच्छे अंक आने हैं। आपको केवल एक काम करना है, लगातार पढ़ाई करना है, जो मैं बताऊं वो काम पूरा करना है। आइए रसायन विज्ञान के इस खूबसूरत से चैनल में हम और आप मिलकर आज उपसय संयोजी यौगिकों के अंतर्गत उपसय संयोजी यौगिकों में पाए जाने वाला संकरण और उसकी ज्यामिति की चर्चा करेंगे। बच्चों, कालांश लंबा हो सकता है, क्योंकि मैं जब कॉन्सेप्ट बताता हूं तो अगर कोई बच्चा पहले से चालू करके पीरियड के अंत तक देखेगा तो मैं गारंटी से आपसे कह सकता हूं आपको कॉन्सेप्ट 100% समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में ना आए। इसलिए आप पेन कॉपी उठा ले, लगातार बने रहें, शुरुआत से पकड़कर वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। प्रश्न है कि उपसय संयोजी यौगिकों में जो ज्यामिति है या जो संकरण है वो कैसे काउंट करेंगे हम। तो हम क्या करें बच्चों, पहले हम आंसर की ओर जाएं, आंसर से क्वेश्चन बनाएंगे। सामान्यतः ज्यामिति को समझाने के लिए वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दो थ्योरियां दी गई। बच्चों, इस साल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एनसीईआरटी के जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके कारण सभी बोर्डों में से हटा दिया गया है, इसलिए उसकी एक शॉर्ट ट्रिक हम आपको बता देंगे। वीवीटी के हिसाब से जो संरचनाएं हैं, जो ज्योमेट्री है, वो हम आपको बताएंगे। कुछ बातें भी यहाँ लिखी हुई हैं, इन बातों की चर्चा जब हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा देंगे वापस इन पर आएंगे और इनकी चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले हम क्या करें, जब भी हमें किसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का स्ट्रक्चर या संकरण ज्ञात करना है तो सबसे पहला हमारा काम होता है उसका हमें केंद्रीय परमाणु का परमाणु क्रमांक ज्ञात होना चाहिए। और केंद्रीय परमाणु, जैसे हम इसकी बात करें, इसका केंद्रीय परमाणु कोबाल्ट है और कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27 होता है। दूसरा काम, हमें इस केंद्रीय परमाणु का बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मालूम होना चाहिए। तो 27 का बेटा आपको याद रखना 3d7 4s2 होता है। कितना होता है बेटा? 3d7 4s2। 20 से ऊपर के डी में आते 4s2 रहता ही है। अब दूसरा काम हमारा ये है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, इसका जो केंद्रीय परमाणु है उस केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में मालूम होनी चाहिए, जो आप पिछले कालांशों में जान चुके हैं। मैं डायरेक्ट बता रहा हूं अभी आपको। इसमें जब CO की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो +3 आएगी। x + 0 = 3, x = 3 आई, आप जानते हैं। तो यहाँ यानी यहाँ CO जो है वह CO थर्ड वाला है। यहाँ पर कैसा है CO थर्ड वाला, अर्थात इसमें 3 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। तो 2 ये कम हो गए, 1 ये कम हो गया, यानी यहां बचा 3d6 4s0। चलिए कहानी यहां से चालू होती है। ये तो केंद्रीय धातु है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बॉक्स में भी बना दें, ऑर्बिटल्स में भी बना दें। ये हमने बनाया, ये 4s 1 2 3 4 5 6 7 और 4s2। अच्छा, अब क्या होगा, यहां हमने बनाया फिर से 1 2 3 4 5 6 और ये वाला खाली हो गया। ये केंद्रीय धातु परमाणु है, हम जानते हैं जब कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब क्या होता है, ये जो है लिगेंड्स हैं, ये लिगेंड्स केंद्रीय धातु परमाणु के पास अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं। अर्थात एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन लेके केंद्रीय धातु परमाणु के पास आ रहा है। क्योंकि एक ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉनों को रहने की व्यवस्था होती है, अर्थात लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करने के लिए इस केंद्रीय धातु परमाणु के पास खाली ऑर्बिटल होना अनिवार्य है। मतलब खाली ऑर्बिटल होंगे तभी लिगेंड उससे जुड़ेंगे, अन्यथा लिगेंड उससे नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि एक लिगेंड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं
मैं कॉन्सेप्ट को बच्चों बिल्कुल डीपली समझा रहा हूं इसलिए कि आपको समझ में आ जाए। कालांश लंबा हो सकता है, मैं पुनः आपसे कह रहा हूं, लेकिन समझ में पूरा आएगा आपको। एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, केंद्रीय धातु परमाणु से उपसर्ग संयोजी बंध बनाता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करने के लिए इस केंद्रीय धातु परमाणु के पास वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, ठीक है ना। तो वैकेंट ऑर्बिटल तो उस पर है ही नहीं, तो हम इसके आउटर मोस्ट और ऑर्बिटल ही बना दें। हमने क्या किया, 4p बना दिया। क्या बना दिया हमने, 4p बना दिया। और 4p बना के 4p में तो 3 वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, हमें तो चाहिए थे 6, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6, तो हम 4d भी बना, 4s 4p 3d 4s 4p और 4d को बना दिया, और 4d के हमने 5। अब हमारे पास बहुत वैकेंट ऑर्बिटल हो गए, हमारे पास जितने लिगेंड है उतने से ज्यादा वैकेंट ऑर्बिटल हो गए, तो ये हम बना के चलेंगे, ये हम बना के चलेंगे, ठीक है नहीं। अच्छा यहाँ पे बना दें, 4p बना दिया और 4d बना दिया, 4p बना दिया 4d बना दिया। अब पहला क्वेश्चन क्या था कि केंद्रीय धातु का परमाणु क्रमांक लिखा, उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखी। तीसरी बात, लिगेंड आने के लिए खाली ऑर्बिटल चाहिए, खाली ऑर्बिटल हो गए, ठीक है नहीं। इन खाली ऑर्बिटल में आपस में संकरण होगा, एक दूसरे से इंटरमिक्स होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। यहां बात थोड़ी टिपिकल हो जाती है, जो कि सीएफटी में बताई गई, लेकिन मैं यही बता रहा हूं आपको। यहां बात थोड़ी टिपिकल हो जाती है। यहां बेटा हम लिगेंड का नेचर देखते हैं, यहां हम लिगेंड की क्वालिटी देखते हैं कि लिगेंड किस क्वालिटी का है। एक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दी गई है, मैं डायरेक्ट बता दूं कंक्लूजन। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में लिगेंड की क्वालिटी बताई गई है, जो जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो यहां है, जो जितना वीक लिगेंड है वो यहां है। यानी जब ये ऑर्बिटल मतलब ऑर्बिटल्स के पास आते हैं, केंद्रीय धातु के पास आते हैं, तो उसके डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग कर देते हैं, विपाटन कर देते हैं। इस बात की मैं व्याख्या नहीं करनी है अभी, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। अभी ये जो H2O है, ये और इससे पहले वाले लिगेंड जो होते हैं, ये वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, वीक फील्ड लिगेंड, थोड़ा वीक लिगेंड होते हैं। ये डी ऑर्बिटल को ज्यादा प्रभावित नहीं करते हैं। लेकिन इसके बाद के जो लिगेंड हैं, यह स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, और यह केंद्रीय धातु के डी ऑर्बिटल को डीजनरेट कर देते हैं। आपको डीजनरेशन अभी नहीं पढ़ना है, आपको यह याद रखना है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, ये वीक लिगेंड होते हैं, इतना अब ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड H2O और इससे पहले वाले स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और ये वाले वीक लिगेंड होते हैं। क्योंकि हमारा NH3 का लिगेंड जो है वह एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। जैसे ही यह केंद्रीय धातु के पास आएगा, इसके सारे इलेक्ट्रॉन को ये पेयर्ड कर देगा। पेयर्ड, अभी तो मैं पेयर्ड करने की बात कर रहा हूं आपसे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में उसको दूसरी तरह से बताया गया। अभी आप इतना याद रखना है, क्योंकि यह लिगेंड हमारा हमने यहां याद कर लिया है, यह एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यह इलेक्ट्रॉनों को यहां पेयरिंग में ला देगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों यहां पेयर हो जाएंगे। अब CO3 कैसा बन जाएगा, CO जो थर्ड है, किसका CO थर्ड, CONH3 का होल 6, 3 पॉजिटिव का CO थर्ड कैसा हो जाएगा, CO थर्ड हो जाएगा इस तरह, ये CO थर्ड हो जाएगा। और ये 4s खाली, 4p खाली, हमें तो 6 का काम हो गया, d की आवश्यकता नहीं, हमें 6 खाली ऑर्बिटल चाहिए थे, 6 मिल गए। अब क्या होगा, इन ऑर्बिटल्स में हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, संकरण कौन सा, इनमें संकरण कौन सा हो जाएगा, D2, D के जे D है तो D2sp3 संकरण हो जाएगा। और D2sp3 संकरण के फलस्वरूप 6 संकर कक्षक बनेंगे, और 6 में एक एक क्या आ जाएगा, 6 में एक एक अमोनिया आ जाएगा। 6 में एक एक क्या आ जाएगा, क्योंकि अमोनिया एक लिगेंड ही है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा। 6 में एक एक क्या आ जाएगा, 6 में एक एक अमोनिया आ जाएगा, और इसके साथ उपसह संयोजी बंध बना लेगा। ये NH3, ये NH3, 6 NH3 आ गए, और इससे उपसह संयोजी बंध बन गया, ठीक है ना। और इसकी चूंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की ज्यामिति जो होती है वो होती है अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल। कैसी होती है बेटा, अष्टफलकीय। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले की ज्यामिति अष्टफलकीय होती है। इसमें एक दो बात और मिलेगी हमें आपसे, अगर हमारे कॉम्प्लेक्स बनने में डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे,
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो वह हमारा अनुचुंबकीय होगा, और सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होने पर हमारा ऑर्बिटल प्रतिचुंबकीय होगा। क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं अर्थात यह प्रतिचुंबकीय डाईमैग्नेटिक है। कैसा है बेटा? प्रतिचुंबकीय है। प्रश्न यहाँ एक अलग आता है, हम यहां से वापस यहां आए और हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करें। अब COF6 3 नेगेटिव की अगर हम बात करेंगे, ध्यान से देखना आप, यहां तक तो कहानी सेम रहेगी। उसके बाद क्या होगा बच्चों, ये जो लिगेंड है F, ये लिगेंड हमने चूंकि ये सीरीज याद कर रखी है, इसको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। यहां जो F है वो वीक फील्ड लिगेंड की साइड है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड नहीं कर पाएगा, और लिगेंड केवल खाली कक्षकों में आते हैं, तो इनमें तो लिगेंड आ नहीं पाएंगे। अब लिगेंड आएंगे कहां पे? sp3d2, यानी इसमें संकरण जो होगा sp3d2 संकरण होगा, और इसके भी 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। इसमें भी 6 लिगेंड, 1 2 3 4 5 6, यानी यहां भी 6 अमोनिया के लिगेंड आएंगे। लेकिन थोड़ा अंतर हो गया बेटा, थोड़ा इसमें अंतर हो गया। इसमें sp3d2 संकरण हुआ और उसमें d2sp3 संकरण हुआ। दोनों की ज्यामिति अष्टफल की होगी, लेकिन दोनों की चुंबकीय प्रकृति अलग अलग होगी। क्योंकि अब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो यह जो अणु होगा, यह अणु पैरामैग्नेटिक होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। सॉरी, क्या कहेंगे? यह अणु अनुचुंबकीय होगा। क्या होगा? यह अणु अनुचुंबकीय होगा। इसको नोट कर लो आप। चलिए, आपने नोट कर लिया है ना। प्रश्न क्या बना था? प्रश्न बना था कि CONH3 का होल 6 जो है वह अनुचुंबकीय होता है, अर्थात पैरामैग्नेटिक होता है, ये वाला। अच्छा, ये डाईमैग्नेटिक आया बेटा, हाँ, ये प्रतिचुंबकीय डाईमैग्नेटिक होता है, और ये वाला जो होता है ये अनुचुंबकीय अर्थात पैरामैग्नेटिक होता है। ऐसा क्यों होता है, कोई आपसे कहेगा। हम कहेंगे इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ है वो D2sp3 हुआ है, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, इसलिए प्रतिचुंबकीय है, और यह अनुचुंबकीय है। अब हम इस बात को समझते हैं, अब हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। ये जो 4 बातें लिखी हुई हैं, इससे हमें इस बात को स्पष्ट होगा। VBT भी समझाते हैं हम। क्वेश्चन लिखा है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, यानी जब किसी भी कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसमें जो ऑर्बिटल्स होगा, d ऑर्बिटल्स होगा, वो इनर होगा, अंदर वाला d होगा। 3d ने पार्टिसिपेट किया इसमें। देखो बेटा, यहां 4d भी था, लेकिन पार्टिसिपेट किसने किया? 3d ने किया। वे कक्षक या वे संकुल जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु का अंदर वाला d कक्षक हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, संकरण में भाग लेगा, वह इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे। तो इन दोनों में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन है? ये वाला इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। पहली बात समझ में आ गई ना आपको। अब हम इसको छोड़ के वहां आते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जिनमें अंदर वाले d कक्षक पार्टिसिपेट करेंगे केंद्रीय धातु परमाणु के। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या कहलाएंगे? यह आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इसके संकरण में बाह्यतम कोश का d कक्षक पार्टिसिपेट कर रहा है, वह आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। जब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होंगे तो उन्हीं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स सामान्यतः वह होते हैं जिनका लिगेंड स्ट्रांग होता है, जिनका लिगेंड स्ट्रांग होता है। यहां वाला लिगेंड होता है, जिसमें यहां वाला लिगेंड जब होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को वापस पेयर कर देता है, और पेयर कर दिया अर्थात इनके स्पिन कम हो जाते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स वह होते हैं जिनमें ज्यादातर स्पिन एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और सामान्यतः यह इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में पाए जाते हैं। इनसे जुड़ने वाला लिगेंड स्ट्रांग होता है। अब सब बातें आपकी समझ में आ रही थोड़ी थोड़ी, है ना। इनसे जुड़ने वाला लिगेंड स्ट्रांग होता है, इसलिए यह इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है ना। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स समझ में आ रहा है, लो स्पिन समझ में आ रहा है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड समझ में आ रहा है। अर्थात यदि किसी केंद्रीय धातु परमाणु में स्ट्रांग फील्ड लिगेंड जुड़ा होगा तो वह लो स्पिन होगा, क्योंकि वह स्पिन को वापस कर देगा, और इस प्रकार जब भी संकलन होगा प्राप्त यौगिक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। अब आपकी बात समझ में आ रही, ठीक है ना। आउटर इससे उल्टा होगा। जब किसी कॉम्प्लेक्स में
वीक फील्ड लिगैंड कोऑर्डिनेशन करेगा तो वह इलेक्ट्रॉन के स्पिन को वापस नहीं कर पाएगा, तो उसके आउटर मोस्ट सेल के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे और इस प्रकार जो प्राप्त यौगिक होंगे उनके चक्रण कैंसिल ना होने के कारण वह हाई स्पिन होंगे और प्राप्त यौगिक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे। ये बात आपकी समझ में आ गई है। इन सब की जानकारी आपको मिल गई है। वीबीटी क्या है, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी क्या है? वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी यह कहती है कि जब भी कॉम्प्लेक्स बनेगा उस कॉम्प्लेक्स में उपस्थित केंद्रीय धातु आयन के पास लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करने के लिए आवश्यक संख्या में वैकेंट अर्थात रिक्त ऑर्बिटल होना चाहिए। तो हमने रिक्त किए थे, बात समझ में आ रही है। दूसरी बात, जब लिगेंड में आवश्यक संख्या, जब केंद्रीय धातु में लिगेंड की मांग के अनुसार आवश्यक संख्या में रिक्त ऑर्बिटल होंगे तो उन रिक्त ऑर्बिटल में आपस में संकरण होगा। संकरण हुआ है, इसमें हुआ था sp3d2 में और इसमें हुआ था d2sp3 में, और उतने ही संख्या में नए संकर ऑर्बिटल बनेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 6 बने थे। इन 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में एक एक लिगेंड अपने 2 इलेक्ट्रॉन प्रदान करके उपसह संयोजी बंध बनाएगा और इससे केंद्रीय धातु परमाणु से संबंधित कॉम्प्लेक्स आयन की ज्योमेट्री बन जाएगी। यदि उसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो वह प्रतिचुंबकीय होगा और एक इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर्ड होने पर वह अनुचुंबकीय होगा। यह वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी थी। अब आपको समझ में आ रही, क्लियर, सब कुछ क्लियर है। अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते हैं, अपने पास कितने क्वेश्चन हैं। अब हम मेन टॉपिक पे अपने आ गए हैं। बच्चों क्या होता है, जब आपको कोई पढ़ाता है कॉन्सेप्ट नहीं बता के सीधा क्वेश्चन करा दे, 20 मिनट हो सकता है आपके हो गए हो कॉन्सेप्ट समझने के लिए, लेकिन अब आपको बहुत सी बातें क्लियर हो जाएंगी। जो मैंने ऊपर लिख रखी थी मैं दोबारा लिखूंगा, अभी मैं दोबारा लिखूंगा, लेकिन पहले 1-2 बातें मैं बता दूं आपको। आपके सिलेबस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, d2sp3 या sp3d2 संकरण होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये 2 संकरण हो सकते हैं। ये वाला जो होगा, ये वाला जो होगा, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे। अब आप समझ चुके हैं ना। दूसरी बात, ये लो स्पिन होंगे और तीसरी बात, इनका जो लिगेंड होगा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। ये अब आप समझ चुके हैं, इसलिए मैंने दोबारा लिख दिया है। अगर यह वाला होगा, इसमें आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होंगे, हाई स्पिन होंगे, एक बार दोबारा बताएंगे अभी हम आपको, है ना, और वीक फील्ड लिगेंड होंगे। इसके लिगेंड वीक होंगे, मतलब ये और इसके पास वाले होंगे। ये बात हम जान चुके हैं, ठीक है नहीं। दूसरी बात, कोऑर्डिनेशन नंबर, अच्छा इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री अष्टफलकीय होगी, अष्टफलकीय, इसकी ज्यामिति अष्टफलकीय होगी। और अष्टफलकीय कैसी होगी, एक मेटल बनेगी, उसके अंदर 6 लिगेंड आएंगे, ये 6 लिगेंड होगा, ये अष्टफलकीय आकृति होगी। दूसरी बात, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है, उपसह संयोजन संख्या 4 आती है, उपसह संयोजन संख्या 4 वाले यौगिकों में संकरण होगा sp3 या dsp2। सामान्यतः हमेशा की बात नहीं करूं मैं, सामान्यतः निम्न चक्रण वाले जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाले, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाले ये देते हैं। सभी केसों में नहीं देते हैं, लेकिन ज्यादातर केसों में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाले यह देते हैं, वीक फील्ड लिगेंड वाले यह देते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, अधिकांश केसों में, ज्यादातर केसों में देते हैं, लेकिन कुछ इसमें अलग भी क्वेश्चन आएंगे, वो भी हम करेंगे। इसकी ज्यामिति जो होती है, इसकी ज्यामिति जो होती है लिगेंड वाले, इसकी ज्यामिति जो होती है वो होती है चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय। और इसकी ज्यामिति जो होती है वह होती है वर्ग समतलीय, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर होती है। इसकी टेट्राहेड्रल, इसकी स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल कैसे बनाएंगे हम, एक केंद्रीय धातु लिखेंगे
और 4 लिगेंड इसमें लगा देंगे यहाँ पे 4 कोनों पर। स्क्वायर प्लेनर कैसे बनाएंगे हम, केंद्रीय धातु लिखेंगे, 4 लिगेंड लगा देंगे। जब भी इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे सारे प्रतिचुंबकीय अर्थात डाईमैग्नेटिक, और यदि एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तो अनुचुंबकीय अर्थात पैरामैग्नेटिक हमारा कॉम्प्लेक्स होगा। इस बात को नोट कर लो। कुछ एक्सरसाइज कराते हैं आपको। चलिए क्वेश्चन लिख दिए हमने। प्रश्न है वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से इनकी ज्यामिति बताइए और चुंबकीय प्रकृति भी बताना है हमें, ठीक है ना। ज्यामिति और चुंबकीय प्रकृति की चर्चा करनी है। पहले इसकी कहना, दोनों का केंद्रीय धातु परमाणु Fe है, तो दोनों के केंद्रीय धातु परमाणु Fe को हम कॉमन लिख दे रहे हैं अभी। Fe होता है 26, तो 3d6 और 4s2 यह इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। मैं ऊपर देखूं आपको दिख रहा है कि नहीं, देख लूं थोड़ा। चलिए दिख रहा है आपको। 3d6 4s2 होगा, तो 3d6 हमने बना दिए, 3d6 और 4s2 ये बन गया। और ये 4p भी हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि लिगेंड के इलेक्ट्रॉन यहां पे आएंगे। ये बात हो गई। दोनों में Fe सेकंड है। आप ऑक्सीकरण संख्या खुद निकालेंगे। अब आप पहला हमने लिखा केंद्रीय धातु परमाणु, दोनों में Fe सेकंड है, दोनों का Fe सेकंड है। सेकंड का मतलब हुआ बच्चों, सेकंड का मतलब हुआ 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम होकर हमने ये लिख दिया। अब बात आती है हमें यह देखने की इसका लिगेंड कैसा है। इसका लिगेंड, इसको हमने फर्स्ट मान लिया, इसको हमने सेकंड मान लिया अभी, ठीक है नहीं। इसका लिगेंड कैसा है, इसका लिगेंड हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देखा तो इसका लिगेंड स्ट्रॉन्ग है। H2O और इसके पहले वाले वीक, ये स्ट्रॉन्ग सामान्यता है। आपके सिलेबस में जितने हैं सामान्यता यही आंसर इसका है ना। यह स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, अर्थात यह लो स्पिन होगा, इनर ऑर्बिटल होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन को वापस भेजेगा। तो इसकी बात करें, फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट की बात कर रहे हैं अभी हम। पहले में क्या होगा, पहले की बात कर रहे हैं अभी हम, है ना। पहले में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है यह वापस आ जाएंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सारे 6 इलेक्ट्रॉन एक जगह हो जाएंगे और हमें 6 वैकेंट ऑर्बिटल मिल गए, और 6 वैकेंट ऑर्बिटल में d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, d2sp3 संकरण हो जाएगा, और इसमें 6 लिगेंड आ जाएंगे। कौन से वाले, साइनाइड के लिगेंड आ जाएंगे। और इसकी जो ज्यामिति होगी वो अष्टफल की होगी, लेकिन यह संकुल जो होगा बेटा, यह संकुल प्रतिचुंबकीय होगा। यह संकुल कैसा होगा, यह संकुल प्रतिचुंबकीय होगा, क्योंकि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, सारे इलेक्ट्रॉनों के जोड़े बने हुए हैं, इसलिए यह प्रतिचुंबकीय होगा। अब हम इसकी बात करें, इसमें लिगेंड वीक है, हमने बताया था ये और इसके बाद पहले वाले सब वीक हैं, तो यह इलेक्ट्रॉन को वापस नहीं भेज पाएंगे। अभी यहाँ पे हमारे खाली कक्षा के कितने, सेकंड की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं सेकंड की बात कर रहा हूँ। अभी हमारे खाली कक्षा कितने बचे हैं, ये 1 2 3 4, 2 खाली कक्षा को और चाहिए थे, तो हमें 4D भी लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 4D, यानी हम लिखा क्या था 3D, इसमें 6 थे, अब थोड़ा छोटे बना दे रहे हैं हम, 3D में 6 थे, 4s खाली, 4p खाली, और हमें 4D भी यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ये 4s, ये 4p, ये 4D, हमें 6 खाली कक्षक चाहिए थे, तो एक तो ये मिल गया, 3 ये मिल गए, 2 ये मिल गए, यानी sp3d2 संकरण होगा, इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा, और इसकी ज्यामिति भी अष्टफल की होगी, लेकिन इसकी चुंबकीय प्रकृति बदल जाएगी, क्योंकि इसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो यह अब अनुचुंबकीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा यह एक। तो प्रश्न कैसे कैसे आ सकता है, बताइए कि ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है यह प्रतिचुंबकीय होता है
और यह अनुचुंबकीय होता है क्यों? प्रश्न ऐसे आपके आ सकते हैं, है ना। हम कहेंगे जब हम इनका वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी का अध्ययन करते हैं, उस वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो यह प्रतिचुंबकीय होगा। इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह अनुचुंबकीय होगा। दूसरा प्रश्न आता है, इसकी ज्यामिति बताइए। दोनों की ज्यामिति बता सकते हैं। तीसरा प्रश्न आता है, इनमें से निम्न चक्रण संकुल लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन है? जिसका लिगैंड स्ट्रॉन्ग होगा वो लो स्पिन होगा। इसका लिगैंड स्ट्रॉन्ग है या लो स्पिन होगा। यही इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कहलाता है। इसका लिगैंड वीक है या हाई स्पिन होगा। यही आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कहलाता है। लिगैंड को स्ट्रॉन्ग और वीक देखने के लिए हमें ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करनी पड़ेगी। इसको हम याद कर लेंगे। यह बताती है कि क्रिस्टल फील्ड में कौन सा लिगैंड कितना स्प्लिट करता है। क्योंकि CFT में पढ़ना नहीं है इसलिए इसकी हम ज्यादा व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया, यह प्रतिचुंबकीय और यह अनुचुंबकीय। इनकी बात करें, इनमें संक्रमण देखें, तीनों में Ni है। तीनों का हम Ni तो लिख ही दे रहे हैं। Ni जो लिखा हमने 28 होता है 3D8 4s2 4p। बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर जो 4 होती है उसमें 4D की आवश्यकता कभी नहीं पड़ती है, ठीक है नहीं। इनमें ही काम हो जाएगा आपका। 3D8 तो 3D8 हमने बनाया 3D8 और 4s2 और 4p खाली। अब देखें इन दोनों का Ni सेकंड है। इसको हम फर्स्ट मान ले रहे हैं, इसको हम सेकंड मान ले रहे हैं, इसको हम थर्ड मान ले रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड में हमारा Ni की ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड है, 2 आएगी +2 तो हम Ni सेकंड लिख दें। Ni सेकंड, सेकंड का मतलब हुआ 2 इलेक्ट्रॉन कम, 2 इलेक्ट्रॉन कम। और जब 2 इलेक्ट्रॉन कम किए तो S के 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। अब हमारी स्थिति यह हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन S के कम हो गए और ये हो गया। अब हमारे पास 4 खाली ऑर्बिटल हैं, चारों लिगेंड जोड़ दो, काम हो गया। लेकिन ऐसा नहीं करना है बच्चों में, हमें फिर यहां पे आना है दोबारा से। लिगेंड को देखें हम कैसा है। ये वाला लिगेंड F वाला लिगेंड हमारा वीक लिगेंड है। F कहां है? ये F, यह वीक लिगेंड है, यह इलेक्ट्रॉन को वापस नहीं भेज पाएगा। लेकिन CN जो है, साइनाइड जो है, यह स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। यह इस इलेक्ट्रॉन को अभी हम वापस कह रहे हैं बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूं, इसका पूरा स्पष्टीकरण CFT में दिया गया है। वापस नहीं कहा जाता इसको, अभी मैं वापस कह रहा हूं आपसे। यह इलेक्ट्रॉन वापस यहां आ जाएगा कब? CN कर सकता है केवल इस काम को, लेकिन F इस काम को नहीं कर पाएगा। तो हम अगर फर्स्ट के केस में बात करें, अगर हम पहले के केस में बात करें, पहले में लिगेंड F है तो F तो ऐसा ही रहेगा और इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, चारों में एक एक CN आ जाएगा। एक CN यहां, एक CN यहां, एक CN यहां, एक CN यहां। ये तो हो गया किसका? ये वाला, इसकी बात हो गई है। sp3 हुआ और यह अनुचुंबकीय होगा। कैसा होगा? अनुचुंबकीय। यह अनुचुंबकीय होगा क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, सेकंड की बात करें हम, अब सेकंड में यह लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, यह इस इलेक्ट्रॉन को भी यहां कर देगा। जब इस इलेक्ट्रॉन को यहां कर देगा तब क्या स्थिति हो जाएगी हमारी? अब हमारे 8 इलेक्ट्रॉन एक साथ आ जाएंगे और यह S और P खाली हो गया। क्योंकि हमारे पास लिगेंड कुल 4 हैं, कुल 4 लिगेंड है, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसमें भी बनेंगे और चारों में एक एक क्या आ जाएगा? एक एक CN लिगेंड आ जाएगा। लेकिन यह जो कॉम्प्लेक्स होगा, यह कॉम्प्लेक्स प्रतिचुंबकीय होगा, अर्थात डाईमैग्नेटिक होगा। तो प्रश्न यह भी आ सकता है, यह जो होता है पैरामैग्नेटिक होता है, यह डाईमैग्नेटिक होता है। दूसरी बात, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये पूछ सकते हैं। इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इसमें dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तीसरी बात, यह जो है यह एक निम्न चक्रण संकुल है। कौन सा है बेटा?
यह एक निम्न हाई उच्च चक्रण संकुल है, क्योंकि इसका लिगैंड वीक है। इसका लिगैंड कैसा है? वीक लिगैंड है। वीक लिगैंड होने के कारण उच्च चक्रण संकुल है। इसका लिगैंड स्ट्रॉन्ग है, इसलिए यह निम्न चक्रण संकुल है। इसलिए यह क्या है? निम्न चक्रण संकुल है। एक और बचा है NiCO4, फिर आपको कुछ एक्सरसाइज करवाते हैं, पहचानना सिखाते हैं। चलिए NiCO4 की बात और कर लें हम। लिखा है टेट्रा कार्बोनिल निकिल, NiCO का होल 4। चलिए इसकी बात करें। हमने लिखा है Ni, एटॉमिक नंबर होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 28। तो हमने लिखा 3D8 और 3D8 हमने बना दिया। और 4s2 और 4p भी हमने यहां पे बना दिया। इसमें जो Ni है वो Ni की ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगी। ये मैंने आपको निकालना सिखा दिया है, इसलिए अब मैं आपको बता नहीं रहा हूं कैसे निकालना है। पिछले कालांशों में आप देख लेना, पिछले वीडियो देख लेना, उनमें मिल जाएगा आपको। तो Ni ऐसा ही रहेगा। अब हम लिगैंड की बात करें बेटा। लिगैंड जो है हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट है, कार्बोनिल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगैंड होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन को वापस करेगा, सब इलेक्ट्रॉन एक साथ भरेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन भी यहीं चले जाएंगे, इसके 2 इलेक्ट्रॉन भी यहीं चले जाएंगे। अब क्या स्थिति हो जाएगी? अब अगर इसको देखा जाए तो इसमें कुल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और sp, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 संकरण हो गया। और sp3 संकरण होने के कारण यह चतुष्फलकीय होगा। दूसरी बात, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, इसलिए यह प्रतिचुंबकीय होगा। कैसा होगा? यह प्रतिचुंबकीय होगा और यह चतुष्फलकीय होगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, सीधे क्वेश्चन आएंगे। अगला एक क्वेश्चन और भी आ सकता था, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। लिखा है अगर FeF6 2 नेगेटिव और 3 नेगेटिव लिखा है। अच्छा, FeF6 3 नेगेटिव और FeF6 4 नेगेटिव, इनकी प्रकृति क्या होगी? और अगर प्रकृति अनुचुंबकीय आती है तो किसका अनुचुंबकत्व ज्यादा होगा? हमने देखा दोनों में Fe, इसमें Fe थर्ड है, इसमें Fe सेकंड है। और Fe थर्ड जो होता है वो होता है, Fe थर्ड की बात कर रहा हूं मैं, 3D5 4s0, और ये होता है 3D4 4s0 6, सॉरी 3D6 4s0। तो हमें दिख रहा है 3D5 में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, पांचों अयुग्मित होंगे। 3D5 मतलब ये होगा ना 5 एक एक इलेक्ट्रॉन। और इसमें 3D6 में क्या होगा? एक युग्मित 4 अयुग्मित। किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? इसमें ज्यादा है, इसका अनुचुंबकत्व ज्यादा होगा। ऐसे प्रश्न भी आते हैं, तो आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने पड़ेंगे। जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसका अनुचुंबकत्व यानी उसका पैरामैग्नेटिज्म ज्यादा होगा। तो ये बात भी आ सकती है। आइए कुछ और एग्जाम्पल आपको कराते हैं, इसको नोट कर लो, नोट करना है। कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं बोर्ड पे, इसको मिटा के उनको भी देखते हैं क्वेश्चन में। चलिए, हमने आपके समक्ष कुछ उदाहरण लिख दिए हैं। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, पहले हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, फिर कुछ एक्सरसाइज करवा दी है। अब आपके कॉन्फिडेंस के लिए सीधे क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले इनमें संकरण बताना है, ज्यामिति और चुंबकीय प्रकृति बताना है। देखो, हम डायरेक्ट बताते हैं। FeF6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में या तो D2sp3 होता है, sp3d2 होता है। लिगैंड की क्वालिटी देखना है। Cn जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं। और इसमें D2sp3 या TsP2 ज्यादातर की बात हो रही बेटा। कुछ चेंज भी हो जाता है, इसको हम चेक कर लिया करेंगे। इनमें चेंज नहीं होता है। इसमें कौन सा होता है? sp3d2। तो हमारा सीधा सीधा देख रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी D2sp3 या sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। पहली बात। लिगैंड देखेंगे, चूंकि लिगैंड स्ट्रॉन्ग लिगैंड है हमारा, तो इनर ऑर्बिटल होगा, अर्थात हाइब्रिडाइजेशन
D2sp3 होगा। ज्यामिति कौन सी होगी? अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय ज्यामिति होगी। चुंबकीय प्रकृति की चर्चा हम अभी करते हैं आपसे, ठीक है ना। इसकी बात करें 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने के कारण यह अष्टफलकीय होगा और इसमें D2sp3 या sp3D2 दोनों में से कोई भी हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। क्योंकि लिगेंड हमारा यहां भी स्ट्रॉन्ग है, लिगेंड हमारा यहां भी स्ट्रॉन्ग है, तो यहां हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3 और यह भी ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड होगा। इसकी बात करें Cu कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी दिख रही है? 6। कितनी दिख रही है? 6 दिख रही है यहां भी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या होता है हमने आपको बता ही दिया था। CO की जगह CO लिखो, CO ज्यादा काम में आता है बेटा, यहाँ पर CU का कम एग्जाम्पल आता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी दिख रही है? 6 यहाँ पे दिख रही है, ठीक है ना। और 6 दिख रही, तो 6 में 2 ऑप्शन थे, D2sp3 sp3D2, लेकिन लिगेंड NH3 हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वहां दिख रहा है, तो इनर ऑर्बिटल होगा और D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, यह भी ऑक्टाहेड्रल होगा। इसकी बात करें ये वाला लिगेंड अब वीक हो गया। ये लिगेंड कैसा हो गया? ये भी वीक है, यह भी वीक है, दोनों की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ये दोनों वीक लिगेंड हैं। लिगेंड की क्वालिटी देखना है हमें, यानी इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3D2 होगा, इसमें भी sp3D2 होगा। इनकी बात करें, इनकी बात करें नॉर्मली ये दिख रहा है, ये तो हम तीनों कर चुके हैं, दोनों तो कर ही चुके हैं। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी दिख रही है? 4 दिख रही है। 4 में sp3 होगा या dsp2 होगा। चूंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इसमें dsp2 होगा। ये एक स्पेशल है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने पर भी sp3 होता है, क्योंकि d ऑर्बिटल फुलफिल्ड हो जाता है, Na की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। इसमें dsp2 होगा, हमने देखा था अभी dsp2, इसमें dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है नहीं। और सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित अयुग्मित अभी हम देखते हैं। इसमें sp3 ये तो हमने पढ़ा था। इसकी बात कर लें, Cn एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसमें sp3 या dsp2 होता है। बेटा जब 28 और 28 से ऊपर के केंद्रीय धातु आते हैं तो उनको संकरण करके देख लिया करो, ज्यादा अच्छा है, आंसर गलत हो सकता है इसलिए। चलो अब इसकी बात करें, चुंबकीय प्रकृति की बात करें। क्योंकि लिगेंड इसमें Fe जो था, इसमें जो Fe था ये Fe सेकंड है, ये Fe थर्ड है, ये CO थर्ड है और ये Cr सेकंड है और ये थर्ड है। ऑक्सीडेशन नंबर सबकी निकालनी पड़ेगी आपको जब आप चुंबकीय प्रकृति देखेंगे, सबकी ऑक्सीकरण संख्या आपको आनी चाहिए जबकि आप इनकी चुंबकीय प्रकृति देखेंगे। अब आ जाओ हम इसकी बात करें चुंबकीय प्रकृति। Fe सेकंड, Fe जो होता है, नॉर्मल जो Fe होता है वो होता है 3d6 4s2, 3d6 4s2 होता है। यहीं से सब कुछ मालूम चल जाएगा। क्योंकि Fe सेकंड है तो ये हट गए, ये हट गए। लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक साथ रहेंगे पेयर में, 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो 2-2 के पेयर में रहेंगे, तभी तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। यानी यह जो होगा, ये जो होगा यह हमारा प्रतिचुंबकीय होगा। कैसा होगा? प्रतिचुंबकीय, क्योंकि 3d6 4s0 आना चाहिए था, है ना। इसका जो Fe वो थर्ड है, इसका Fe कैसा है? इसका Fe थर्ड है। और Fe थर्ड जब हम बनाएंगे, Fe थर्ड जब हम बनाएंगे तो आएगा वो 3d5 4s0। कैसा आएगा? 3d5 4s0 आएगा। Fe थर्ड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s0 आएगा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हुए भी जब ये सबको पेयर करेगा तब भी एक इलेक्ट्रॉन इसका अनपेयर्ड बच जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे आएंगे ना, 2 4 5, तब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, अर्थात यह अनुचुंबकीय होगा। मैं दोबारा बताना चाहता हूं आपको, एक बार और सीख लो। मैं यहां बता रहा हूं नीचे, ठीक है ना। हमने लिखा ये जो Fe है, नॉर्मल Fe होता है 3d6 4s2। पहले वाले कॉम्प्लेक्स का Fe जो है, ये वाला Fe जो है वो सेकंड है। तो सेकंड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम,
3d6 4s0 और तीसरे इसका Fe थर्ड है तो होगा 3d5 4s0। इन दोनों की बात हो रही है ना, 3d5 4s0, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन कम है, इसमें 2 कम है। क्योंकि दोनों लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो इलेक्ट्रॉन पेयर में आएंगे। 3d6 के जब इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे तो 3d6 के इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में 2-2 करके आएंगे, अर्थात यह जो होगा प्रतिचुंबकीय होगा। लेकिन 3d5 के इलेक्ट्रॉन जब हम भरेंगे तो 3d5 के इलेक्ट्रॉन हम 2-2 करके भी भरेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन हमारा बचा रह जाएगा, अर्थात यह अनुचुंबकीय होगा। तो प्रकृति समझ में आ रही है कि यह प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय क्यों है। यह प्रश्न अच्छा था इसलिए आता है बेटा प्रश्न, जो है ना। यानी यह कैसा हो गया, यह हो गया प्रतिचुंबकीय और यह हो गया अनुचुंबकीय। इसकी बात करना चाहिए। CO थर्ड, CO होता है 27 और 27 होता है 3d7 4s2। चूंकि CO थर्ड है, यानी CO थर्ड है तो CO का थर्ड में 3 इलेक्ट्रॉन कम तो 3d6 बचेगा। अब लिगेंड देख लें कैसा है। लिगेंड यहां स्ट्रॉन्ग है, इन दोनों की बात कर रहा है, दोनों CO थर्ड है, इसका भी CO थर्ड है और इसका भी, दोनों में, इस दोनों की बात कर रहा हूं एक साथ। पहले केस की बात करें, यहां का लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, हमने स्ट्रॉन्ग बताया है आपको, तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन पेयर में आएंगे। कैसे आएंगे इलेक्ट्रॉन? पेयर में आएंगे 6, अर्थात इसमें सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं तो यह प्रतिचुंबकीय होगा। और इसकी बात करेंगे यदि हम, इसका लिगेंड वीक है तो नॉर्मल जो अफबाऊ रूल होता है उस हिसाब से, या हुंड रूल होता है, अफबाऊ रूल होता है, उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरेंगे और हुंड के हिसाब से 6 इलेक्ट्रॉन जो आएंगे वो इस तरह आएंगे। तो इसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह अनुचुंबकीय होगा, ठीक है ना। और देखें CrH2O, Cr जो होता है वो होता है 3d5 4s1। Cr जो होता है 25 होता है, अपवाद है, 3d5 4s1 होता है। और Cr है सेकंड, Cr सेकंड है तो 3d4 4s0 होगा। और लिगेंड वीक है, लिगेंड कैसा है? वीक है, तो वीक में 3d4 ही रहेगा। लेकिन बेटा इसमें थर्ड होगा, इसका कैसा होगा? Cr नॉर्मली थर्ड होता है, तो थर्ड होगा तो 3d3 बचेगा, 3d3 4s0 होगा, सब कुछ काम हो जाएगा इसमें। 3d3 है ना, तो क्या 3d3 4s0। इसमें एक स्पेशल केस आ गया। अब इसमें लो स्पिन भी है, मत सॉरी, वीक लिगेंड है, उसके बाद भी इसमें संकरण गड़बड़ हो गया। जब संकरण हम करेंगे, कुछ याद भी रखना है हमें, तो 3d3 तो यही हो गया, इसको वैकेंट ऑर्बिटल यही मिल गए, इसको वैकेंट ऑर्बिटल यही मिल गया। जबकि यह जो लिगेंड था यह हाई स्पिन लिगेंड था, मतलब सॉरी वीक लिगेंड था, कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन था। उसके बाद भी इसमें D2sp3 हो रहा है, तो कुछ में याद भी रखना है हमें, इसमें D2sp3 होगा। यानी ये कहाँ गया, ये गलत हो रहा था, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। जब हमने करके देखा इसको, क्योंकि लिगेंड वीक है, Cr में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो ही गए, जब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए हैं तो D2sp3 तो हाइब्रिडाइजेशन होगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा इसमें, यही काम हो गया। ऐसे ही इनको देखें, अगर ये दोनों हम करवा ही चुके हैं, इसकी बात कर लें Cu की। Cu होता है 3d10 4s1 और Cu सेकंड है, तो Cu सेकंड होगा 3d9 4s0। अब 3d9 में बेटा पेयर्ड हो ही सकते, 4 पेयर होंगे, ये खाली रहेगा, तो 4 पेयर होंगे, ये खाली रहेगा। संकरण होगा sp3, संकरण कौन सा होगा? sp3, और चुंबकीय प्रकृति होगी इसकी अनुचुंबकीय। मैं आशा कर रहा हूं उपसह संयोजी यौगिकों में जो ज्यामिति है संकरण संबंधित या चुंबकीय प्रकृति संबंधित क्वेश्चन है, आपको सभी तरह के प्रश्न समझ में आ गए होंगे। इनर ऑर्बिटल्स लो स्पिन स्ट्रॉन्ग फील्ड, आउटर ऑर्बिटल्स हाई स्पिन वीक फील्ड लिगेंड आपको समझ में आ रहे होंगे। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आपको याद कर लेना है, जो कि लिगेंड की पावर को बताती है। अगर आप इन सबको याद कर लेंगे
तो निश्चित आप इस टॉपिक का एक प्रश्न परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछा जाता है, उसको अवश्य सॉल्व कर लेंगे। अगले कालांश में नए कॉन्सेप्ट के साथ पुनः मुलाकात होगी।